हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका 26 फरवरी का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, वो भी समाप्त हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले, और जो हमने कल आपको एक और दो वीडियो प्रोवाइड कराए थे पंचवर्षीय योजना के और खिलाड़ियों से संबंधित, उससे कुछ आया हुआ है कि नहीं, ये भी यहाँ पर दिखाते हैं आपको। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे। आपको अपना काम करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर लेना है साथ ही साथ, ताकि सभी के पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से था। देखिए इनका जो संबंध है वो दो शास्त्रीय नृत्यों से है, लेकिन आपको क्या दिया गया था इसके बारे में देखना है। शायद ऑप्शन में आपको दोनों भी दिए हो सकते हैं या एक दिया हो सकता है, तो इस हिसाब से क्या है कि आपको देखना था। तो इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है, और भरतनाट्यम के साथ साथ इनका जो संबंध है वो ओडिसी नृत्य से भी है। यानी कि ओडिसी की बात करें तो ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुछ कलाकार हैं जो दो नृत्यों से संबंधित हैं, उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो सोनल मानसिंह जो हैं इनका संबंध है भरतनाट्यम से और ओडिसी नृत्य से। दोनों में से शायद दोनों दिए होंगे तो आपके राइट आंसर होंगे। और इनसे क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है। तो यही है, उसका भी राइट आंसर सोनल मानसिंह होता है, जिनको सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला हुआ था, और वो भी मिला हुआ था 1992 यानी कि 1992 में दिया गया। इसके साथ साथ एक और नाम याद रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति, क्योंकि ये भी दो नृत्य से संबंधित हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो इनका भी संबंध एक तो भरतनाट्यम से है, और दूसरा इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी पता होगा कि आपको आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम आपको बता चुके हैं। और अगर इनको बात करें कि पद्म भूषण कब मिला, तो इनको पद्म भूषण मिला हुआ था 2001 में जाकर के। बाकी आपको एक और नाम याद रख लेना है, रुक्मणी देवी अरुंडेल, क्योंकि यहाँ से अगर पूछना शुरू किया है तो पूछेगा आपसे जरूर आगे। तो रुक्मणी देवी अगर अरुंडेल की बात करें तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर 2023-24 में कौन बना। देखिए क्वेश्चन आपको ऑप्शन से देखने थे। आपसे अगर राष्ट्रीय आइकन पूछा गया था कि 2023 में राष्ट्रीय जो आइकन है वो किसको बनाया गया, अगर ये पूछा था तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, क्योंकि इनको 2023 में क्या बनाया गया, इनको बनाया गया राष्ट्रीय आइकन चुनाव आयोग का। लेकिन 2024 में जो है आपका जो चुनाव आयोग है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया राजकुमार राव को। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा था, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, वो आपको चीजें समझनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपने आगे। देखिए कल आपको हमने एक प्रोवाइड कराया था वीडियो, यानी कि चर्चित खिलाड़ियों से संबंधित। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है चैनल पर जाकर कर देख सकते हैं। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी के बारे में बताया था कौन किस खेल से संबंधित है, और उसमें हमने सानिया मिर्जा के भी बारे में बताया हुआ था कि सानिया मिर्जा जो है ये किस आपके खेल से संबंधित है। तो टेनिस इसका राइट आंसर था, और जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन्होंने क्वेश्चन 100% कर लिया होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने देखा था वो वीडियो तो जरूर बताना है, ठीक ठाक व्यूज थे उसमें। और इसके साथ साथ अगर बात करें ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है सानिया मिर्जा, तो सोनी टीवी जो नेटवर्क है, यानी कि सोनी जो स्पोर्ट नेटवर्क है टीवी चैनल, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। देखिए इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जा करके क्या करना है, सभी को जुड़ जाना है कि पीडीएफ मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार होता है। मनरेगा क्या है, आपकी एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, और इसके बारे में अगर बात करें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की, इसकी शुरुआत करी जाती है 2006 में। और जब आपके 2006 में शुरू हुई तो इसके अंतर्गत 100 दिन का काम एक वर्ष में रखा गया था। और आपसे अभी पूछा है तो अगर ऑप्शन के अंदर आपको 125 दिया हुआ था, 125 अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो वही राइट आंसर था, क्योंकि 2023-24 में अभी हाल फिलहाल में आपके क्या किया गया कि 100 दिनों से जो रोजगार के दिनों की संख्या थी वो बढ़ा करके 125 कर दी है। और अगर 125 नहीं दिया होगा तो 100 बिल्कुल ही राइट आंसर था। बाकी अगर 125 दिया हुआ था तो वही राइट आंसर था। 100 वाला आंसर अगर आपने टिक किया है तो वो वहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे क्वेश्चन में। देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है साक्षरता दर से रिलेटेड। आई होप कि ये सभी का हो गया होगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो इसकी बात करें तो सबसे जो आपकी अधिक साक्षरता दर है वो है केरल की, और अगर सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम है बिहार की। और केरल सबसे अधिक किस चीज़ में है, तो वो है यहाँ पर लिंगानुपात, यानी कि जो लिंगानुपात है वो केरल का सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किसका अगर उसकी बात करें तो सबसे कम है आपका हरियाणा का।
लिंगानुपात सबसे कम है। बिहार का सबसे अधिक और क्या हो सकता है, तो जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे अधिक है बिहार का, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का। इस तरह से यहाँ पर याद रखना है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। साक्षरता सबसे अधिक केरल की, सबसे कम बिहार की। लिंगानुपात भी केरल का सबसे अधिक ही है यहाँ पर, और सबसे कम की बात करें तो वो हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी जो वीडियो है हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ था पंचवर्षीय योजना को लेकर के, किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ। अगर नहीं देखा है तो जाकर अभी भी देख लो, क्योंकि अगर उस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि पंचवर्षीय योजना का कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है। मैंने इतना अच्छे से उसको कवर किया हुआ है। यहाँ पर आपसे दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय अगर योजना आपसे पूछी गई थी, तो दूसरी थी आपकी 1956 से लेकर के 1961 तक, और तीसरी थी आपकी 1961 से लेकर के 1966 तक। और इसके बाद आपका 1966 से लेकर के 69 तक आपका योजना अवकाश चला हुआ था। तो योजना अवकाश जो था वो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में था, और तीसरी योजना ही वो योजना थी जिसको सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। और सबसे असफल होने का कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध। और पहली आपकी योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी आपकी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये भी यहाँ पर याद रखना है। और योजना अवकाश जो पहला हुआ था वो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय की योजना के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह कब हुआ था। चर्चित क्वेश्चन है काफी ज्यादा कि जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका पहला विद्रोह कब हुआ। तो ये हुआ 1857 की जो क्रांति थी, अलग अलग जगह से लोगों ने भाग लिया हुआ था। इसमें झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल रहीं, आपके प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से लियाकत अली रहे हुए थे, दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर थे। तो सभी लोगों ने इसमें भाग लिया हुआ था, और इसका विद्रोह सबसे पहले शुरू हुआ था मेरठ से। और अगर छावनी की बात करी जाए कि किस छावनी से सबसे पहले हुआ, तो ये बैरकपुर छावनी से इसका विद्रोह सबसे पहले हुआ। और अगर इसके हीरो पूछे जाएं कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके मुख्य हीरो किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है मंगल पांडे को। तो ये यहाँ पर आपका 1857 का जो है आपकी क्रांति जो थी, ये स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह कहा गया, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया कि 128वां संशोधन विधेयक किस महीने आया हुआ था। देखिए पहले तो इसमें बताएं कि जो 128 नंबर का संशोधन विधेयक आपका रहा हुआ था, ये आया हुआ था महिला आरक्षण को लेकर, यानी कि चुनाव में जो महिला का आरक्षण होता है, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के आया हुआ था 128 नंबर का संशोधन। और इसका नाम क्या था, कई बार यही करंट अफेयर में पूछा गया। तो नारी शक्ति वंदन आपका अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि अगर अधिनियम का आपसे नाम पूछ दे तो वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ये भी करंट अफेयर में पूछा जा रहा है हाल फिलहाल में। 128 नंबर का ये संशोधन था, और ये किस महीने में आया, आपसे महीना पूछा गया था। तो सितंबर आपका राइट आंसर था, यानी कि सितंबर 2023 में जो है 128वां जो है यहाँ पर सितंबर 2023 में 128वां संशोधन विधेयक आया, महिला आरक्षण से संबंधित था। और नारी शक्ति वंदन योजना जो है इस आपका अधिनियम का नाम था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका पूछा गया है हाल फिलहाल में कि एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से। कल मैंने आपको जब आपको पंचवर्षीय योजना की वीडियो करवाई हुई थी तो वहाँ पर बताया हुआ था कि आपको ये सारे के सारे वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार कहाँ से करने हैं, और उस वीडियो में मैंने इस एल सुब्रमण्यम का भी जिक्र किया हुआ था। अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर आपका एल सुब्रमण्यम वाला सही हुआ होगा। तो एल सुब्रमण्यम की अगर यहाँ पर बात करें कि इनका संबंध जो है वो किससे था, तो इनका संबंध था वायलिन से। वायलिन इसका राइट आंसर था। देखिए ना देखा हो तो आप लोग जाकर के पंचवर्षीय योजना जब देखेंगे तो वाद्य यंत्र से भी रिलेटेड जो होगा उसका जुगाड़ मिल जाएगा कि कहाँ से देखना है। पूरा वीडियो वहाँ पर मैंने बताया कहाँ पर मिलेगा, और उसमें ये सारे कवर हो जाएंगे। कोई भी पूछ लें वाद्य यंत्र कलाकार, आप आसानी से जो है उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, एल सुब्रमण्यम का वायलिन से इनका संबंध रहा हुआ था। बाकी पंचवर्षीय योजना और बाकी चीज़ों का जो है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर मिल पाए थे आज आपके सेकंड में, 9 से 10 क्वेश्चन थे। और इसके साथ साथ अगर आपको बताएं तो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जैसा कि पहले भी बता चुके हैं टेलीग्राम में मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, उन पर जुड़ जाइए जाकर के। दोनों के लिंक आपको दोनों के दोनों जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।
साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आपको अब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, कहीं भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। बाकी वीडियो को लाइक करिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको लगातार करवा रहे हैं और आगे भी हर शिफ्ट का करवाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम पूरा नहीं हो जाता। और सारे एक्सपेक्टेड फैक्ट और एक्स्ट्रा जो सारे कुछ होंगे आपके क्वेश्चन वो यहाँ पर मिलते रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। धन्यवाद।